सेल एडॉप्टेशन, ठीक है। सेल हाइपरट्रोफी किसको कहते हैं? हाँ, व्हाट इज सेल हाइपरट्रोफी? Increasing size of इंक्रीजिंग साइज ऑफ द सेल, इसको हम सेल हाइपरट्रोफी कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज मींट बाय मेटाप्लेजिया? one epithelial to another epithelial. चेंजिंग ऑफ वन एपिथेलियल लाइन इनटू Another. एपिथेलियल लाइन, उसको क्या कहते हैं? Metaplasia. व्हाट इज मींट बाय एट्रोफी? Decreasing size. Very good. Decrease in the size of cell are not as called atrophy. Clear है? Okay जी. What are the examples of permanent cell? हाँ जी. Permanent cell के example बताइए. Permanent की हाँ. skeleton, Cardiac cell. cardiac cells, Cardiac skeleton cell, Neuron. neuron, cells, skeletal muscle, RBCs. Cardiac cells, neurons, skeletal muscles और RBCs. These are permanent Cells. ठीक है. वो कौन से सेल है जो जीनाट में कभी भी नहीं जा सकते? सर वो जो है ना Labile. labile cells are continuously multiply. They never goes into clear है? Yes, sir. हाँ जी. Shortest phase of the cell cycle. Okay. Shortest phase of the cell cycle. चलो मिटासेल देते हो. Mitosis. ठीक है. Mitosis is the shortest phase of the cell cycle. What is the most variable phase of the cell cycle? G1. Very good. G1 is the most variable phase of the cell cycle. Very good. बस ये ठीक है. अब हम जो है नेक्स्ट आगे चलते हैं. आज के बाद हमने थोड़ा सा स्पीड मारा, ठीक है? सही. क्योंकि 3 से 4 तक के कवर करने पड़ेंगे, ठीक है? अभी आप लोग के जो है ना अस्त्रा रिवाइज करते रहोगे तो ये इंस्टीट्यूट मिलेंगे. साथ में पूछता रहोगे लेने के हिसाब से, ठीक है? मेटाप्लेजिया हम पढ़ रहे थे ना. मेटाप्लेजिया का बेस्ट एग्जांपल मैंने बेरेट था. चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं. मेटाप्लेजिया का एक बेस्ट एग्जांपल क्या था? बेरेट. फिर बताएगा बेरेट एसोफेगस में चेंज कौन सा होता है एपिथेलियल के अंदर? जो स्क्वामस एपिथेलियम है वो कोलमनस पर रिप्लेस हो जाता है. उसको क्या कहते हैं? बेरेट. अगर बेरेट एसोफेगस को हम ट्रीट ना करें तो इसके फ्यूचर में क्या होगा? ये एडिनोकार्सिनोमा. क्लियर है? यस. ये याद रखना है. शाबाश. नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे जनाब विटामिन ए डेफिशिएंसी. मैंने बताया था विच विटामिन डेफिशिएंसी कैन कॉज मेटाप्लेजिया. विटामिन ए. अपसाइड पे लिखिए यूजेस ऑफ विटामिन ए. यहां कुछ यूजेस ऑफ विटामिन ए. हम तो फिर तो पढ़ते हैं ना. फिर तो हम कहते हैं कि कौन सी विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी से मेटाप्लेजिया हो सकती है. आंसर है विटामिन ए. अब लेंगे साइड पे यूजेस ऑफ विटामिन ए. ये विटामिन ए हम यूज कहां पर कर सकते हैं? नंबर 1, इट इज यूज्ड इन द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मीजल्स. ठीक है ना? मीजल्स एक वायरल इन्फेक्शन है जिसकी हम प्रोफाइलैक्टिक के लिए क्या यूज करते हैं? विटामिन ए. ये यूजेस जो बता रहा हूं ना इसमें से जरूर एक एमसीक्यूज होगा पेपर के अंदर. ये आप लोगों को फिर बता रहा हूं. हम अभी क्या पढ़ते हैं? यूजेस ऑफ विटामिन ए. सबसे पहला यूज है इट इज यूज्ड इन द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मीजल्स. ये मीजल्स की प्रोफाइलैक्सिस में हम यूज कर सकते हैं विटामिन ए को. ठीक है. नंबर 2, विटामिन ए यूज्ड टू मेंटेन नाइट विजन. नाइट विजन को मेंटेन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? विटामिन ए. आप लोगों को पता है इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है. ठीक है. तो इसका मतलब है कि जो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, मैं बायोकेम में पढ़ाऊंगा. रेटिना के अंदर 2 किस्म की सेल्स हैं. रेटिना के अंदर कितने किस्म की सेल हैं? 2. वन इज कॉल्ड रॉड सेल, वन इज कॉल्ड कोन सेल. दिस रॉड सेल हेल्प इन द नाइट विजन. जो रॉड सेल है ना इसका काम किस में है? नाइट विजन. और जो कोन है दैट इज डे विजन. किस में काम करेगा? डे विजन में काम करेगा. याद रखते हैं. दरवाजा भी खोल दो पहले. दरवाजा भी खोल दो. ये नहीं लिखे, ये सब सुने. रॉड सेल नाइट विजन में काम करता है और कौन से डे विजन में. दिस रॉड सेल इज मेंटेन्ड बाय विटामिन ए.
रेटिना के अंदर आई में जो रॉड सेल है ना, दैट इज मेंटेन बाय विटामिन ए। तो विटामिन ए ना होने की वजह से रॉड सेल मेंटेन नहीं हो पाएंगे। तो जो ब्लाइंडनेस होगा वो रिलेटेड किसके साथ होगा? नाइट। तो जो हम डिम लाइट में विजन करते हैं ना, वो इंपेयर हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि विटामिन ए हेल्प टू मेंटेन द नाइट विजन बिकॉज इट मेंटेन रॉड सेल्स इन द रेटिना। क्लियर है? दिस इज द रीजन बिहाइंड कि व्हाई विटामिन ए लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट, कितने यूज बताए? दो। इट इज यूज्ड इन द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मीजल्स, इट इज यूज्ड टू मेंटेन द नाइट विजन, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने। ठीक है ना? ये किसके ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं? एक्ने में। एक्ने मीन प्यूबर्टी के अंदर जो फेस पे दाने आते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? एक्ने कहते हैं। सिस्टिक एक्ने, नोडुलर एक्ने, ठीक है ना? सेबेशियस ग्लैंड की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, वो हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन विटामिन ए को हम किस में यूज कर सकते हैं? एक्ने में यूज कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ AML, एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया। एक कैंसर है जिसके अंदर हम विटामिन ए को यूज कर सकते हैं। इट इज नोन एज AML, एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया। और इसको स्टार लगाइए पॉइंट आता है पेपर में कि कौन सी ल्यूकीमिया है जिसके अंदर हम विटामिन ए एज अ ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। आंसर है AML, एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया। आगे इंशाल्लाह आने वाले चैप्टर में हम ल्यूकीमिया डिटेल में पढ़ेंगे। वहाँ पे जब हम CLL, AML, ALL सब पढ़ेंगे ना, तो इसके अंदर जो AML वैरायटी है ना, उसके अंदर वन ऑफ द ट्रीटमेंट विल बी विटामिन ए। क्लियर है? अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होगा कि जो हो AML है ना, इसके जनाब M1 से लेके M7 तक स्टेजेस है। AML के अंदर कितने स्टेजेस है? 7। याद रखना MCQs में, अगर पेशेंट AML के अंदर किस स्टेज में हमें मिले? M3। दिस इज द पॉइंट वेयर वी कैन यूज विटामिन ए। याद रखना है। देखिए AML के अंदर विटामिन ए हम किस स्टेज में यूज कर सकते हैं? M3। ये लिखिए साथ में। वो आप लोगों से स्पेसिफिकली पूछेंगे कि जो विटामिन ए की यूज है AML में वो किस स्टेज में है? आंसर इज M3। क्लियर है? तो 4 यूज बता चुका हूँ विटामिन ए के, इसमें से जो है ना 4 यूज बता चुका हूँ। नेक्स्ट रिवाइज कर तो सुन ले। इट इज यूज्ड इन द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मीजल्स, इट इज यूज्ड टू मेंटेन द नाइट विजन। नंबर 3, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने। नंबर 4, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ AML इन केस ऑफ M3 स्टेज। ये 4 चीजें आप लोगों ने विटामिन ए के लिए जरूर याद रखनी है। क्लियर है? इसमें से एक MCQs, इन सब को MCQs लिखे हैं, लेकिन इनमें से जो मोस्ट कॉमनली एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द पेपर इज AML। इन विच स्टेज ऑफ AML वी यूज विटामिन ए फॉर ट्रीटमेंट M3। ओके जी। नाउ विटामिन ए डेफिशिएंसी अगर आ गई ना, अब आ जाए इस टॉपिक पे, अगर विटामिन ए डेफिशिएंसी आ गई तो उसकी वजह से बहन क्या हो जाएगा? मेटाप्लेजिया। कहाँ पर? आइस के अंदर। जो आइस का जो लोअर पार्ट है ना, इस तरफ फॉर एग्जांपल आइस का जो लोअर पार्ट है ये, दैट इज नोन एज कंजक्टिवा। क्या कहते हैं? कंजक्टिवल एपिथेलियम इज मेंटेन बाय विटामिन ए। याद रखना है, कंजक्टिवा के ऊपर जो एपिथेलियम है ना, दैट इज मेंटेन बाय विटामिन ए। क्लियर है? हाँ, अब क्वेश्चन ये है कि अगर विटामिन ए डेफिशिएंसी आ गई ना, तो कंजक्टिवल एपिथेलियम अपने आप को मेंटेन नहीं रख सकेगा, so it will change into another type epithelium, और changing of one epithelium into another epithelium is called metaplasia। तो आई के अंदर MCQs ये आएगा ना कि जो मेटाप्लेजिया आई के अंदर किस वजह से हो सकती है? विटामिन ए डेफिशिएंसी, दैट इज नोन एज केराटोमलेशिया। केराटोमलेशिया Keratomalaysia is a type of metaplasia that is occurring in the eye due to deficiency of vitamin A। क्लियर है जी? तो ये पॉइंट याद रखना है। सो आज के बाद कोई भी आप लोगों से ये पूछे कि व्हाट इज केराटोमलेशिया, इट इज अ टाइप ऑफ मेटाप्लेशिया दैट इज occurring in which part of the body? Eyes, due to deficiency of vitamin A। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट जनाब जो है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कहता हूँ ना, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिस इज मसल। फॉर एग्जांपल ये एक मसल है, मसल जो है इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज है कि नहीं? कनेक्टिव टिश्यूज, ये मसल है, उसमें ये कनेक्टिव टिश्यूज है। ओके, अगर बाहर से किसी बंदे को ट्रोमा हो जाए, ट्रोमा टू द मसल, ब्लड ट्रोमा या जो भी हो, रोड ट्रिपेक्ट एक्सीडेंट हो, if a person is hit
इन ट्रोमा मसल मसल को अगर बाहर से ट्रोमा हो जाए ना और यहाँ तक ये पूरा का पूरा मसल क्या हो जाए इंजर्ड हो जाए दिस पार्ट ऑफ द मसल बिकम इंजर्ड समझ आ रही है कि नहीं मैं कहता हूँ ये मसल है बाहर से किसी को ट्रोमा हुआ है उस ट्रोमा की वजह से दिस पार्ट ऑफ द मसल बिकम इंजर्ड इंजरी के बाद ये मसल दोबारा जो है ना अपने आप को हील कराएगा ना मतलब रिपेयर या हील हो जाएगा कभी कभार मसल की हीलिंग प्रोसेस के दौरान यहाँ पर होना चाहिए कि नॉर्मली मसल के अंदर जो हीलिंग प्रोसेस है उसमें कौन सी टिश्यूज बन जाए कनेक्टिव टिश्यू लेकिन कभी कभार ट्रोमा के बाद हीलिंग प्रोसेस में यहाँ पे जो है ना बोनी टिश्यू बन जाते हैं क्या बन जाते हैं बोनी टिश्यू ओस्टियोब्लास्ट बन जाते हैं बोन्स इसका मतलब है कि दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ बोन टिश्यू या फॉर्मेशन ऑफ बोन इनसाइड द मसल अगर मसल के अंदर बोन बन जाए आफ्टर द ट्रॉमा दैट इज नोन एज मायोसाइटस ओसिफिकल उसको क्या कहते हैं ये देखिए मायोसाइटस ओसिफिकल ये पॉइंट है कि व्हाट इज मेंट बाय मायोसाइटस ओसिफिकल मायो का मतलब क्या है मसल आइटस मीन इन्फ्लेमेशन ओसिफिकल ओसिफी मीन ओसिफिकेशन मीन बोन्स ठीक है ना तो मायोसाइटस ओसिफिकल का डेफिनेशन पहले लिखें व्हाट इज मायोसाइटस ओसिफिकल फॉर्मेशन ऑफ बोन इनसाइड द मसल आफ्टर ब्लंट ट्रॉमा ठीक है ना जब किसी भी मसल को एक ब्लंट ट्रॉमा हो जाए और उसके बाद मसल के अंदर ही बोन बन जाए तो उसको हम क्या कहते हैं मायोसाइटस ओसिफिकल कहते हैं समझ आ गई कि नहीं तो अब जो बोन का आपका मसल का अपना नॉर्मल टिश्यू था ना कनेक्टिव टिश्यू अब वो रिप्लेस हो चुका है ओस्टियोब्लास्ट पे इसका मतलब एक लाइनिंग जो है ना पूरा का पूरा टिश्यू लाइनिंग इपिथेलियल लाइनिंग पूरा चेंज हुआ है इट इज अ टाइप ऑफ मेटाप्लेजिया ये बाय गोल्डन स्टेटमेंट है मायोसाइटस ओसिफिकल इज अ टाइप ऑफ विच सेल एडाप्टेशन आंसर इज मेटाप्लेजिया समझ आ गई कि नहीं मायोसाइटस ओसिफिकल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है मेटाप्लेजिया क्यों मायोसाइटस ओसिफिकल ठीक है ना मायो का मतलब है मसल आइटस का मतलब क्या है इन्फ्लेमेशन ओसिफिकल मीन फॉर्मेशन ऑफ बोन तो हम कहते हैं कि अगर किसी मसल को बाहर से ब्लंट ट्रॉमा हो जाए ना ट्रॉमा और यहाँ तक मसल क्या हो जाए इंजर्ड हो जाए तो ड्यूरिंग द हीलिंग प्रोसेस जब वो मसल दोबारा से डीप होने लगता है ना तो वहाँ पे कभी कभार बोनी टिश्यू बन जाते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू इज रिप्लेस्ड बाय ओस्टियोब्लास्ट टिश्यू तो कहीं पे भी अगर एपिथेलियम एक लाइन से चेंज होकर दूसरे में चला जाए या एक नॉर्मल टिश्यू दूसरे टिश्यू पे रिप्लेस हो जाए दोनों कंडीशन में हम कहते हैं ये क्या चेंज है तो आज के बाद ये जहन से निकाले ओनली चेंजिंग द लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम इज कॉल्ड मेटाप्लेजिया नहीं changing or replacing of one type of tissue by another type of tissue is also known as metastasия समझ आ गई कि नहीं जो मसल का अपना टिश्यू था वो कनेक्टिव टिश्यू है लेकिन अगर मसल के कनेक्टिव टिश्यू की बजाय उसके अंदर बोन बन जाए ना तो ये भी जो है क्या चीज है मेटाप्लेजिया इसका बेस्ट एग्जांपल मायोसाइटस तो यार मेटाप्लेजिया से रिलेटेड तीन एग्जांपल याद रखिए बेरेट एसोफेगस ठीक है नंबर 2 विटामिन ए डेफिशिएंसी नंबर 3 मायोसाइटस these are the three classical examples of metablesia clear जी अब क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है जनाब उसको पहले से आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में वो लगा था उसकी मसल इंजरी हो चुकी थी बाद में वो पेन के साथ आया है और जब इसकी एक्सरे हमने कराई तो मसल के अंदर बोन बन गया है so now this condition is called मायोसाइटस ओसिफिकल जो कनेक्टिव टिश्यूज थे मसल के अंदर वो रिप्लेस हो चुके हैं अभी बोनी टिश्यू पे so that is known as मेटाप्लेजिया क्लियर है नेक्स्ट हेडिंग ले लें जनाब हाइपोप्लेजिया हमने हाइपरप्लेजिया पढ़ा है हाइपरप्लेजिया हेडिंग ले लें पहले हाइपरप्लेजिया को जनाब लेके इंक्रीज इन द सेल नंबर्स इसमें सेल नंबर इंक्रीज होती है इसमें सेल के साथ साइज का कोई लेन देन नहीं है हाइपर मीन इंक्रीज प्लेजिया मीन नंबर्स अगर एक एरिया में नॉर्मल जो है ना इंक्रीज इन सेल नंबर मतलब ऐसा सेल एडाप्टेशन जिसमें सेल का नंबर बढ़ जाए लेकिन सेल साइज पे कोई इफेक्ट ना पड़े दैट इज नोन एज हाइपरप्लेजिया ठीक है जी हाइपोप्लेजिया से ऑर्गन का साइज बढ़ जाता है ऑफ कोर्स जितना सेल नंबर बढ़ेगा उतना टिश्यूज में क्या होगा इंक्रीज आएगा उतना साइज भी बढ़ जाएगा ठीक है ना तो याद रखना है कि अगर सेल का सिर्फ साइज बढ़ जाए ना
उससे भी द होल आर्गन बढ़ सकता है, और अगर सेल नंबर बढ़ जाए तो उससे भी आर्गन मतलब बढ़ सकता है। जिस तरह ब्रेस्ट एनलार्जमेंट में हम कहते हैं हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया सीन टुगेदर, ठीक है ना। लेकिन किसी भी एरिया के अंदर अगर सेल नंबर जो है ना इंक्रीज हो जाए, लेकिन ये भी है, ये जरूरी भी नहीं है कि आज एरिया में जहाँ पे भी सेल नंबर ज्यादा होगा आर्गन भी बढ़ेगा, ये जरूरी बात नहीं है। लेकिन इट डिपेंड अपॉन द एरिया वेयर हाइपरप्लेजिया अगर, ठीक है ना। अब इसकी दो अक़साम है, एक फिजियोलॉजिकल और एक पैथोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल कौन बता सकता है? फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया या ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, लैक्टेटिंग मदर में मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर एक मदर जो है ना फीड करा रही है बच्चे को, तो इसके अंदर जो मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल है उसकी नंबर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट इन लैक्टेटिंग मदर, इट इज एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि जनाब मतलब ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया इन केस ऑफ प्रेगनेंसी में जो है ना यूट्रस इनलार्ज हो जाता है। लेकिन बेस्ट एग्जांपल इसकी ब्रेस्ट है, जो लैक्टेटिंग मदर में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट में मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल की नंबर है ना वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। So it is one of the example of physiological hyperplasia. Pathological hyperplasia याद रखना MCQs में दो तरह के आएगा MCQs यहाँ पे। Pathological hyperplasia जनाब इसमें दो, one is called endometrial hyperplasia, एक को क्या कहते हैं? Endometrial hyperplasia. Endometrium is the innermost lining of the uterus. जो यूट्रस का इनरमोस्ट लाइनिंग है उसको क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। अगर एंडोमेट्रियम के अंदर किसी पैथोलॉजी की वजह से नंबर बढ़ जाए सेल का तो उसको हम क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कहते हैं। क्लियर है ना? याद रखना है, ब्रैकेट में लिखे यूजुअली आफ्टर मीनोपॉज, जो मीनोपॉज जो है आफ्टर द एज ऑफ 51, जब मेंस्ट्रुअल लाइफ फीमेल की खत्म हो जाती है 51 या एज में, तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का चांस बढ़ जाता है, ठीक है ना। ये याद रखना है क्वेश्चन। तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया इन एज फीमेल इज ऑलवेज पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया, क्लियर है। और अगर इसको हम ट्रीट ना करें तो इट कैन लीड टू एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। इससे क्या बन जाता है? एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा बन जाता है। समझ आ रही है कि नहीं? हम इधर देखें फॉर एग्जांपल ये ब्लेडर है ना, ब्लेडर फॉर एग्जांपल दिस इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लेडर। अब ब्लेडर के नीचे दिस इज कॉल्ड यूरेथ्रा, ये क्या है? यूरेथ्रा। अब ब्लेडर और यूरेथ्रा के बिल्कुल इधर, ब्लेडर के बिल्कुल नीचे यूरेथ्रा के साथ एक ग्लैंड होता है मेल में, इट इज कॉल्ड प्रोस्टेट। उसको क्या कहते हैं? प्रोस्टेट। प्रोस्टेट इज द पार्ट बिलो द ब्लेडर, और यहाँ पे इसके सामने रेक्टम पड़ा होता है, याद रखना है। प्रोस्टेट का कोई बंदा आप लोगों से एनाटॉमिकल प्लेस पूछे, इट इज इमीडिएटली बिलो द ब्लेडर इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम। रेक्टम के फ्रंट पे और ब्लेडर के नीचे मेल में जो ग्लैंड पड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोस्टेट कहते हैं। इस प्रोस्टेट के अंदर फॉर एग्जांपल अगर प्रोस्टेट है ना, ये प्रोस्टेट के अंदर ये कई सेल पाए जाते हैं, स्ट्रोमल सेल पाए जाते हैं। इस सेल पर एक हार्मोन के लिए रिसेप्टर होता है, उसको हम DHT कहते हैं। क्या कहते हैं? डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। क्या? डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कैसे बनता है? फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन। व्हाट इज टेस्टोस्टेरोन? इट इज अ मेल हार्मोन। ये मेल हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन इज इनएक्टिव, इतना एक्टिव नहीं है। इसका मोस्ट एक्टिव फॉर्म क्या है? डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। अब क्वेश्चन है कि टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड वन ऑफ द एंजाइम दैट इज कॉल्ड 5-अल्फा रिडक्टेज। उसको क्या कहते हैं? 5-अल्फा रिडक्टेज। अब इधर देखिए, जितना टेस्टोस्टेरोन ज्यादा आएगा उतना DHT का लेवल बढ़ जाएगा। जितना DHT लेवल बढ़ेगा that has to more action in the prostate cell because prostate cell has abundant receptor for DHT। समझ आ रही है कि नहीं? जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है ये जो है ना प्रोस्टेट के अंदर जो है ना रिसेप्टर ज्यादा की वजह से इस पे एक्शन ज्यादा कराएगा, और जितना DHT ज्यादा काम करेगा उतना सेल का नंबर जो है ना क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये रिपीटेड उसको इरिटेट करेगा। तो इनसाइड द प्रोस्टेट जो है ना सेल का नंबर बढ़ेगा तो उसको हम प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं। नाउ क्वेश्चन ये है ना MCQs में इस तरह आएगा कि जनाब जो प्रोस्टेट के अंदर सेल नंबर बढ़ जाते हैं ना, जितना भी हो सके प्रोस्टेट से ये सेल बाहर मैलिग्नेंट कभी नहीं बन सकते। प्रोस्टेट के अंदर हाइपरप्लेजिया इज ऑलवेज बिनाइन, ये हमेशा क्या रहता है? बिनाइन। तो इसलिए बुक में आप लोगों को क्या मिलता है? बिनाइन प्रोस्टेटिक
हाइपरप्लेजिया। याद रखना, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल इनसाइड प्रोस्टेट ग्लैंड इज ऑलवेज बिनाइन, इट इज नेवर मैलिग्नेंट। क्वेश्चन ये है कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया का रीजन क्या है? ड्यू टू द एक्शन ऑफ DHT। अगर जो है ना एक पेशेंट बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में आ जाए, मेरी फेवरेट फॉर फार्माकोलॉजी, तो हमने क्या करना है? हमने इस एंजाइम को ब्लॉक करना है। अगर ये एंजाइम ब्लॉक हो जाए तो टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट नहीं होगा। जब ये बनेगा नहीं तो BPH जो है ना ये थोड़ा सा हील होता रहेगा, ठीक है ना। अब ऐसा ड्रग ताकि उसको ब्लॉक करे, दैट इज कॉल्ड फेनेस्टीराइड। उसको क्या कहते हैं? फेनेस्टीराइड कहते हैं। तो फेनेस्टीराइड इज द ट्रीटमेंट ऑफ BPH। फेनेस्टीराइड इज अ 5 अल्फा रिडक्टेज ब्लॉकर। ये 5 अल्फा रिडक्टेज क्या है? ब्लॉकर है। तो टेस्टोस्टेरोन को ये DHT में होने नहीं देगा ताकि ये जाकर फर्दर हाइपरप्लेजिया ना करे। समझ आ रही है नहीं? तो याद रखना है कि हाइपरप्लेजिया का एक पैथोलॉजिकल जो है ना एग्जांपल है BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। अब MCQs में ये इतना सीन नहीं आएगा। अब ये क्या सकता है, एक मेल है, अगर इसकी ये प्रोस्टेट इनलार्ज हो गया ना तो ये यूरेथ्रा को कंप्रेस करेगा। जब ये यूरेथ्रा को कंप्रेस करेगा सो द पेशेंट विल कंप्लीट इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ द ब्लैडर। वो कहेगा जब भी मैं यूरिनेशन करा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपना ब्लैडर टोटली कंप्लीट जो है एम्प्टी नहीं करा सकता। दूसरी बात है कि उसको मल्टीपल टाइम वॉशरूम जाना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम वो रात को वॉशरूम जाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात है कि उसको यूरिन इनिशिएट करने में मसला होगा, डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग द यूरिन। ये सारे सिम्टम जब भी मिलेंगे ना और इसका एज हमेशा मोर देन 50 हो, कितना हो 50, तो हम कह सकते हैं वी हैव टू थिंक अबाउट बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। तो एक क्वेश्चन में आएगा पैथोलॉजी में कि एक पेशेंट है 55 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उसको डिफिकल्टी है इनिशिएटिंग द यूरिन में, उसका जो यूरिन स्ट्रीक है वो बहुत वीक है, ठीक है ना। और देयर इज सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट एम्प्टिंग यूरिनरी ब्लैडर। नाउ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस टू कंट्रोल दिस? आंसर इज फेनेस्टीराइड। ड्रग भी पूछ सकते हैं, या इसके अंदर कौन सा सेल एडाप्टेशन हो चुका है? आंसर इज हाइपरप्लेजिया। या इसके अंदर जो है ना व्हाट इज द रीजन बिहाइंड बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया? रिपीटेड एक्शन ऑफ DHT। क्लियर है कि नहीं? ये 2 या 3 MCQs यहाँ से आ सकते हैं, लेकिन जो फेवरेट MCQs है ना जनरल पैथोलॉजी में वो ये है जो BPH है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, इट इज नेवर एवर मैलिग्नेंट, इट इज ऑलवेज बिनाइन। All hyperplasia, all pathological hyperplasia may leads to neoplasia. What is neoplasia? Cancer. जितना हाइपरप्लेजिया है ना उससे क्या बन सकता है? कैंसर बन सकते हैं, एक्सेप्ट बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जिससे कैंसर नहीं बन सकता। मैंने बताया था इट इज ऑलवेज बिनाइन, ये प्रोस्टेट से निकल नहीं सकता। समझ आ गई क्या नहीं? तो हमने ये क्वेश्चन पूछा था ना, अगर कोई बंदा आप लोगों से पूछे यार if a patient present in hyperplasia, एक बंदे को हाइपरप्लेजिया हो चुका है, तो इस हाइपरप्लेजिया से आगे न्यूप्लेजिया हो सकता है कि नहीं? Yes, the person may leads to neoplasia, लेकिन can you tell me a condition where is hyperplasia but it never leads to neoplasia? Benign prostatic hyperplasia. Benign prostatic hyperplasia का काज क्या है? रिपीटेड एक्शन ऑफ विच हार्मोन? DHT, ठीक है। और DHT को कम करने के लिए वी हैव टू ब्लॉक विच एंजाइम? 5 अल्फा रिडक्टेज बाय द हेल्प ऑफ फेनेस्टीराइड। क्लियर है जी? तो ये जो है ना हाइपरप्लेजिया का एक सिनेरियो है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया 2 है, आप लोगों ने याद रखना है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया व्हिच मे लीड टू एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, but BPH is a type of hyperplasia that never leads to carcinoma, it is always benign. Clear है? Next heading there is hypoplasia. Hypoplasia. What is hypoplasia? Decrease in the numbers of cells than the usual. या आर जो है ना नंबर जो है ना सेल का कम पड़ जाए नॉर्मल से किसी भी आर्डर में, देखिए डिक्रीज इन द नंबर्स ऑफ सेल, डिक्रीज इन numbers of cells, that is known as hypoplasia. Hypoplasia जो है ना इसमें सेल का नंबर क्या रहता है? डिक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोप्लेजिया। अब देखिए इसका क्लासिकल एग्जांपल ये है ना, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने
सिंड्रोम नाम सुने, टर्नर सिंड्रोम? Yes. एनीवन कैन टेल मी कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? एनीवन? नंबर 1, the Turner syndrome individual should have short stature. मतलब देन नॉर्मल उसकी हाइट क्या रहेगी? छोटा। वेरी गुड। स्ट्रीक ओवरीज, स्ट्रीक ओवरीज का मतलब है ओवरीज इज इम्प्रॉपरली डेवलप्ड। ओवरीज जो है ना वो फुली डेवलप नहीं होगी। और नो बार बॉडी। वेरी गुड, नो बार बॉडी। और शाबाश, टर्नर सिंड्रोम रिवाइज करो, ये बहुत कॉमन है पेपर में। मैंने 3 चीजें बताई, नो बार बॉडी, स्ट्रीक ओवरी, शॉर्ट स्टेचर। क्रोमोसोम कौन सा? एक्स क्रोमोसोम। हाँ जी, टर्नर सिंड्रोम के अंदर जो क्रोमोसोम की कैरियोटाइपिंग है दैट इज 45X0 या X0, इस तरह है ना, 45X0, ये टर्नर सिंड्रोम की कैरियोटाइप है। इसका मतलब है कि टर्नर सिंड्रोम इज नॉट ऑटोसोमल डिसऑर्डर, इट इज 6 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसका मतलब है कि 46 की बजाय क्रोमोसोम का नंबर कितना रहा है? 45। इसका मतलब एक क्या है? मिसिंग है। तो टर्नर सिंड्रोम में नॉर्मल 46 से अगर हम कितने एक मिस करें तो टर्नर सिंड्रोम बनेगा 1। देखो T मीन 2, TO, और R मीन रिमूव। टू रिमूव 1 क्रोमोसोम इट विल लीड टू टर्नर सिंड्रोम। समझ आ रही कि नहीं? तो 45X0 की कैरियोटाइपिंग जब दिया जाए ना तो ये कौन सा सिंड्रोम होगा? टर्नर सिंड्रोम। याद रखना है टर्नर सिंड्रोम इज ओनली सीन इन फीमेल। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। टर्नर सिंड्रोम इज ओनली सीन इन फीमेल। ये लिखिए, टर्नर सिंड्रोम इज ओनली सीन इन फीमेल। तो अगर वहां पे 2-3 साल का उन लोगों ने बच्चा दिया है या मेल दिया है और नीचे आप लोगों ने ऑप्शन में टर्नर यस किया तो ये ब्लडर है। इसलिए रीडिंग द स्टेटमेंट इन द पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आ रही कि नहीं? अगर केस मेल का है और आप लोगों ने टर्नर सिंड्रोम लिखा तो ये कभी सही हो सकता है? नहीं। इसलिए सेक्स ऑफ द पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये फीमेल केस होगी, ठीक है, फीमेल इंडिविजुअल होगी। इसके सिम्टम्स ये हो गए, नंबर 1, इस फीमेल में एक एक्स है लेकिन उसके लिए दूसरा एक्स मिसिंग है। तो एक फीमेल की प्यूबर्टी में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को अपेयर होने के लिए हमें डबल एक्स चाहिए, लेकिन अगर एक एक्स मिसिंग है तो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स अपेयर होंगे लेकिन अंडर डेवलप होंगे। इसलिए ओवरीज क्या रहती है? स्ट्रीक रहती है, मतलब छोटी रहती है, स्ट्रीक ओवरीज रहती है, क्योंकि एक एक्स क्या है? मिसिंग है। दूसरा इसमें क्या होता है? वेब नेक होता है। क्या होता है? वेब नेक। वाइड स्पेस ब्रेस्ट होते हैं, ठीक है ना, वाइड स्पेस ब्रेस्ट, वेब नेक, शॉर्ट स्टेचर, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट इज एमेनोरिया, मतलब नो मेंसेस। उसकी मेंसेस स्टार्ट ही नहीं होगी, वो कंप्लेंट में आएगी व्हेनेवर शी रीच टू प्यूबर्टी, शी नेवर स्टार्ट मेंसेस। नंबर 1, फीमेल है, प्रेजेंटेड विद एमेनोरिया। किसके साथ प्रेजेंट कर चुकी है? एमेनोरिया, नो मेंस्ट्रुएशन, शॉर्ट स्टेचर, वाइड स्पेस ब्रेस्ट, एंड देयर इज स्ट्रीक ओवरीज। ये 3 से 4 चीजें जब भी आप लोगों को मिले फीमेल में, यू हैव टू थिंक अबाउट विच सिंड्रोम? टर्नर सिंड्रोम। क्लियर है? तो वो तो डायरेक्ट, ये हमें भी स्टेप 1 में आया भी था, तो ये तो आप लोगों से वो डायरेक्ट ये भी पूछेगा कि ये सिंड्रोम कौन सा है, तो टर्नर है। और अगर वो ये पूछेगा टर्नर सिंड्रोम है लेकिन इसकी क्रोमोसोमल कैरियोटाइप क्या है, आंसर है 45X0 है। अब मुझे ये बताएं कि इस फीमेल में ओवरी स्ट्रीक है, ये पॉइंट समझाओ। इस फीमेल में जो है ना, जो ओवरी है ना, ओवरी वो स्ट्रीक है कि नहीं है? इसका मतलब स्ट्रीक का मतलब क्या है? जो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुए हैं। इसका मतलब प्रॉपर्ली डेवलप क्यों नहीं हुए? क्योंकि ओवरीज को डेवलप होने के लिए जितने नंबर के सेल चाहिए वो क्या वो कम है या ज्यादा है? वो कम है। तो स्ट्रीक ओवरीज इन अ टर्नर सिंड्रोम इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ हाइपोप्लेजिया। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल की वजह से ओवरी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुई है। समझ आ गई कि नहीं? तो हाइपोप्लेजिया का मतलब क्या है? डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। तो नंबर ऑफ सेल जहां पे कम पड़ जाएंगे तो वहां का ऑर्गन प्रॉपर्ली डेवलप होगा या अंडर डेवलप होगा? अंडर डेवलप होगा। वन ऑफ द एग्जांपल इज स्ट्रीक ओवरीज इन केस ऑफ विच सिंड्रोम? टर्नर सिंड्रोम। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? तो पेपर के अंदर यही एक एग्जांपल है, बस आप लोगों ने स्ट्रीक ओवरीज याद रखनी है। क्लियर है? नेक्स्ट एक मेरे हेडिंग एप्लेजिया। व्हाट इज एप्लेजिया? एब्सेंस ऑफ सेल्स नंबर एट ऑल, मतलब सेल नंबर है नहीं, या नो फॉर्मेशन ऑफ सेल्स एट ऑल, मतलब सेल बने ही नहीं है, ठीक है ना?
एप्लेजिया का मतलब है नो फॉर्मेशन ऑफ सेल्स, मतलब नो फॉर्मेशन ऑफ सेल नंबर बने ही नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? एप्लेजिया। ठीक है ना? आप लोगों ने कभी सुना है कि एक बच्चा पैदा हुआ है, उसका एक साइड पे किडनी है नहीं, इसको कहते हैं कंजेनिटल यूनिलैटरल रीनल एजेनेसिस। तो अगर एक साइड पे किडनी बनी नहीं, इसका मतलब वहां पे किडनी के लिए बिल्कुल सिर्फ है नहीं। तो रीनल एजेनेसिस इज द एग्जांपल ऑफ एप्लेजिया। रीनल एजेनेसिस इज द एग्जांपल ऑफ एप्लेजिया। समझ आ रही है ना भाई? हाँ, यहाँ पे समझ नहीं बताओ। ठीक है, शाबाश। रीनल एजेनेसिस का मतलब क्या है? नर्व बना ही नहीं है, क्योंकि वहां पे सेल नंबर है नहीं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एप्लेजिया। ये किसका एग्जांपल हो गया? एप्लेजिया का एग्जांपल। तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट एक हेडिंग है डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया डिस्प्लेजिया इसका डेफिनेशन है डिसऑर्डर्ड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, इस तरह बिल्कुल डेफिनेशन यही होनी चाहिए। डिसऑर्डर्ड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, दैट इज नोन एज डिस्प्लेजिया। क्लियर है? अगर डिसऑर्डर्ड तरीके से सेल नंबर बढ़ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेजिया कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है ना कि डिस्प्लेजिया के अंदर की सेल नंबर क्या होगी? मतलब बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और हाइपरप्लेजिया में क्या होता है? वो भी इंक्रीज। अब इसमें फर्क किसी से पूछो, किसी को नहीं है। बेटा देखे, फॉर एग्जांपल अगर ये सेल है ना, ये इस तरह, दिस इज सेल, अगर इस सेल को बाहर से हम स्टिमुलस दे दें और ये इस तरह बन जाए, फॉर एग्जांपल ये इससे कितने बन जाए? ज्यादा बन जाए, इंक्रीज इन नंबर में आ जाए, और या ये सेल से इस तरह बन जाए, फॉर एग्जांपल इस तरह, ये भी नंबर में क्या हुए? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। अब फर्क है कि नहीं है? इसमें सिर्फ फर्क ये है ना, अगर सेल नंबर ऐसा इंक्रीज हो जाए जो ऑल सेल रिमेन इन सेम मॉर्फोलॉजी, सब के सब सेल का मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर क्या रहे? सेम, दैट इज हाइपरप्लेजिया। लेकिन अगर किसी सेल का नंबर ऐसा बढ़ जाए जो डिसऑर्डर्ड तरीके से हो, कोई छोटे हो कोई बड़े हो, दैट इज नोन एज डिस्प्लेजिया। क्लियर है? सो एबनॉर्मल डिसऑर्डर्ड तरीके से सेल का नंबर बढ़ना, दैट इज नोन एज डिस्प्लेजिया। लेकिन अगर एक कंट्रोल फैशन, कंट्रोल मैनर के साथ सेल मॉर्फोलॉजी को मेंटेन रखते हुए सेल नंबर बढ़ जाए तो उसको क्या कहते हैं? हाइपरप्लेजिया कहते हैं। क्लियर है? इसका एक एग्जांपल आता है पेपर में। ओके, हमने ये पढ़ा था ना कि जनाब वो यूट्रस, ये यूट्रस है फॉर एग्जांपल, यूट्रस का जो ऊपर पार्ट होता है इस तरह डोम शेप, दैट इज कॉल्ड फंडस। इसको क्या कहते हैं? फंडस ऑफ यूट्रस। इसको कहते हैं बॉडी। और नीचे जो पार्ट ऑफ द यूट्रस है ना, दैट इज नोन एज सर्विक्स। इस पार्ट को क्या कहते हैं? सर्विक्स। ये तीन पार्ट्स याद रखने हैं यूट्रस के। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द यूट्रस। ऊपर पार्ट को फंडस कहते हैं, डोम शेप पार्ट ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड फंडस। फिर मेन बॉडी है और नीचे क्या है? सर्विक्स है। अब इस सर्विक्स के अंदर एपिथेलियल सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं? एपिथेलियल। अब देखें, हाँ, एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल। अब इस एपिथेलियल सेल के अंदर कभी कभार सेल की अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल डिसऑर्डर तरीके से क्या होता है? हाइपरप्लेजिया। तो हम इसको कहते हैं CIN। CIN का मतलब ये है ना, सर्वाइकल। सर्वाइकल का मतलब किस में है? सर्विक्स। इंट्रा एपिथेलियल, किस सेल के अंदर? एपिथेलियल। न्यूप्लेजिया। सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया। वैसे न्यूप्लेजिया का मतलब कैंसर है ना, लेकिन कभी भी पेपर में कंफ्यूज ना होना। CIN के अंदर न्यूप्लेजिया नेवर रिप्रेजेंट कैंसर, इट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेजिया। ये क्या है? ये डिस्प्लेजिया है। यहाँ पर ये एक्सेप्शन है, इसके वर्ड में न्यूप्लेजिया है लेकिन फिर भी स्टिल ये किस फेज में चल रहा है? डिस्प्लेजिया में चल रहा है। सो CIN इज द एग्जांपल ऑफ कैंसर और डिस्प्लेजिया। इट इज द स्टेप बिफोर कैंसर। ये कैंसर से एक अगला स्टेप है। अगर इसको हम ट्रीट ना करें तो इससे फिर फ्यूचर में क्या होगा? कैंसर होगा। क्लियर है जनाब? यस, ये प्री कैंसरस स्टेज है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन अभी तक इन्वेड नहीं कर चुके हैं। तो क्वेश्चन है कि देखो, नाम पर तो न्यूप्लेजिया है लेकिन रियलिटी में ये क्या चीज है? डिस्प्लेजिया है। तो सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेजिया।
क्लियर है? बस ये याद रखना चाहिए। सो अभी तक जितना हम पढ़ चुके हैं चीजें, दिस आर अबाउट सेल एडाप्टेशन, ये सब का नाम क्या था? सेल एडाप्टेशन। अब क्वेश्चन है के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनाब सेल इंजरी। सेल इंजरी हेडिंग दे रखा हुआ है, सेल इंजरी। यार ये मार्कर ठीक करो। हाँ सही। सेल इंजरी, तो सेल इंजरी में जनाब जो है ना, सेल इंजरी डिपेंड, लिखे सेल इंजरी डिपेंड ऑन, किसी भी सेल की अगर इंजरी हो जाए ना, सो इट डिपेंड ऑन सम फैक्टर्स, कि सेल की जो इंजरी है ना ये किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन नंबर 1, आप लोग लिखे टाइप ऑफ इंजरी, कि इंजरी किस किस्म की है। किसी भी सेल की अगर इंजरी हो सकती है ना, तो इट शुड डिपेंड ऑन टाइप ऑफ इंजरी, कि भाई इंजरी है किस्म की, फिजिकल इंजरी है या केमिकल इंजरी है, इन्फेक्शन है या इस्कीमिया है, मतलब टाइप ऑफ इंजरी। क्लियर है? नंबर 2, सिवियरिटी ऑफ द इंजरी, कि इंजरी कितनी शिद्दत से है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, सिवियरिटी ऑफ द इंजरी। क्लियर है ना? थर्ड लिखे जनाब ड्यूरेशन ऑफ इंजरी, कि ड्यूरेशन कितनी है, मतलब इंजरी की ड्यूरेशन शॉर्ट है, इंजरी की ड्यूरेशन लॉन्ग है। समझ आ रही है कि नहीं? कितने चीजें बताए? 3। टाइप ऑफ इंजरी, severity of injury, duration. ड्यूरेशन ऑफ इंजरी, और लास्ट में लिखे टाइप ऑफ सेल अफेक्टेड इन दैट इंजरी, कि बॉडी के कौन सा सेल इफेक्ट है, न्यूरॉन को है, स्केलेटल मसल्स को है। क्योंकि टाइप ऑफ सेल अफेक्टेड मतलब है कि बॉडी के अंदर जो सेल है वो कौन सा इफेक्ट हो चुका है, न्यूरॉन इफेक्ट है या स्केलेटल मसल इफेक्ट है। इन 4 चीजों को मद्देनजर रखते हुए सेल इंजरी डिपेंड, इन पे डिपेंड करते हुए सेल इंजरी कहीं पे माइल्ड हो सकती है, कहीं पे मॉडरेट हो सकती है, कहीं पे सीवियर हो सकती है। क्लियर है? अब एमसीक्यूज देखिए, एमसीक्यूज कि जनाब जो एमसीक्यूज में आएगा कि द मोस्ट, देखो मोस्ट सेंसिटिव सेल टू डैमेज, most sensitive cell to damage and ischemia या hypoxia। अगर hypoxia एक स्ट्रेस है ना, वो कौन सा सेल है जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है ताकि वो hypoxia में डैमेज हो जाए? आंसर इज न्यूरॉन। वो क्या है? न्यूरॉन है। The most sensitive cell to damage in hypoxia, that is a neuron. Neuron is the most sensitive cell in hypoxia to damage. Clear है? Next देखिए, most resistant cell to hypoxia या ischemia, दोनों ठीक है, ischemic injury है, ठीक है ना? most, आप लोग इनर फिंगर्स भी दे रहे हो, पता है सर प्लीज? हाँ। ये तो काम नहीं करते मार्कर सर यार, ठीक है ना? पड़ा हाँ। most resistant cell, देखिए most resistant cell to damage in hypoxia, मार्कर ले कमरे में। हाँ राव लगा ना कमरे में देखना ले आओ हाँ ले आओ यार। हाँ नहीं कोई किसी मसला वेट क्लास का वेट करेंगे चलो। स्केलेटल मसल सेल, बस ये दो एमसीक्यूज यहाँ से आनी चाहिए। Most तो कौन सा resistant सेल है अगर इसको शॉर्ट टर्म तक भी ऑक्सीजन ना मिले तो वो डैमेज हो सकता है जल्दी? आंसर इज न्यूरॉन। और वो कौन सा सेल है अगर इसको घंटों तक भी ऑक्सीजन ना मिले फिर भी वो रेजिस्ट कर सकता है? स्केलेटल मसल सेल। ठीक है, ये दो एमसीक्यूज बस आने चाहिए हम लोगों को। क्लियर है जनाब? तो यही है, इससे हमें पता चलता है कि सेल इंजरी डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सेल इफेक्टेड। अगर न्यूरोनल सेल इफेक्ट हो गए तो दे हैज टू डैमेज अर्ली, लेकिन अगर स्केलेटल मसल सेल्स की हम बात करें तो दे हैज टू डैमेज स्लोली। क्लियर है? So this will show the type of cell affected in cell injury. अब देखिए causes of cell injury देखिए जल्दी causes। सेल इंजरी की causes कौन सी हो सकती है? सबसे टॉप पे आनी चाहिए हाइपोक्सिया। क्या चीज? हाइपोक्सिया, डिक्रीज ऑक्सीजनेशन जिसको हम कहते हैं। एक लिख लो हाइपोक्सिया, नीचे 2 नंबर इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन को ब्रैकेट में आप लोग इन्फेक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? कि किसी भी एरिया में इन्फेक्शन की वजह से भी सेल डैमेज हो सकते हैं। थर्ड लिखे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। क्या? न्यूट्रिशनल, बता दो, न्यूट्रिशनल
डेफिशिएंसी। ये हम किस चीज के अभी कर्ज पढ़ रहे हैं? सेल इंजरी। सेल इंजरी के हम कर्ज पढ़ने लगे तो नंबर 1 इज हाइपोक्सिया, सेकंड वन इज इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन, थर्ड इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, नंबर 4 इज ट्रॉमा। ठीक है, ट्रॉमा, ठीक है ना, ट्रॉमा हो सकता है एंड जेनेटिक म्यूटेशंस, कोई जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। कुछ लोग होते हैं बाय बर्थ वो जेनेटिकली ऐसे पैदा होते हैं ताकि उसकी इम्यून सिस्टम क्या रहती है? वीक रहती है। उन लोगों को ऑल द टाइम इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो जेनेटिक म्यूटेशन कैन लीड टू रिकरेंट इन्फेक्शन एंड सेल इंजरीज। ठीक है, और लास्ट में लेके ड्रग्स, सब ड्रग्स कैन कॉज सेल इंजरी डायरेक्टली। वो ड्रग्स जब हम फार्मा में पढ़ेंगे आप लोगों को खुद बहुत पता चलेगा कि वो कौन कौन से ड्रग्स हैं, लेकिन इतनी लिस्ट पता होना चाहिए कि किसी भी सेल की इंजरी में इन सब का रोल होता है। ठीक है, अब यस, फिजिकल इंजरी, केमिकल इंजरी, टॉक्सिन जितने भी जाओ, लेकिन एटलीस्ट 5 से 6 आप लोगों को आने चाहिए जो कॉमन है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ सेल इंजरी। हेडिंग दे टाइप्स ऑफ सेल इंजरी। के सेल इंजरी के टाइप्स कितने हैं? सेल इंजरी आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड irreversible। रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड irreversible सेल इंजरी। सेल इंजरी 2 तरह की है, रिवर्सिबल एंड, यार मैं पे बता रहा हूँ, ये पेपर थ्योरी का नहीं है, मैं वो चीज पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह जो पेपर में आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को तो एमसीक्यूज चाहिए ना। हाँ। अगर हम बुक को लेके A to Z पढ़ेंगे तो एक साल में पूरी पे तो खत्म नहीं होती, लेकिन मैं वही चीजें निकालूंगा जो इंशाल्लाह एट द एंड आप लोगों को पेपर में मिले। ठीक है ना, तो जो चीज मैं लिखवा रहा हूँ ये लिखो, बाकी जाके बुक पढ़ोगे इंशाल्लाह पेपर आप लोगों का पास होगा। फिर बता रहा हूँ, डिप्रेस नहीं होना है, समझ आ गई क्या? नहीं, कोई बंदा जाके बाहर आकर आप लोगों से कहे कि मैं तो 18 घंटे पढ़ता हूँ, तुम यार 1 घंटा पढ़ के भी पास होंगे, वो 18 पढ़ के भी फेल होगा। बात है कि तुम खुद पे सोचो, जो एबिलिटी अल्लाह ने आपको दी है, मैं भी आपको 1 घंटे में वो काम कर दो जो वो 18 में भी नहीं कर सकेगा। ठीक है, सही। तो बात है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए और खुद पे बिलीफ होनी चाहिए कि मैंने इंशाल्लाह इस टाइम पास करना है। ठीक है, तो तब काम होगा। लेकिन यहाँ पे जो चीजें लिखता हूँ ये मैं 2-3 बुक से कंबाइन करके लिखता हूँ, तो यही पेपर में आएगा। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ सेल इंजरी कितने टाइप के? 2। आप इसके एमसीक्यूज देखें। हॉलमार्क ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी, हॉलमार्क ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। अब देखो ये एमसीक्यूज है। हॉलमार्क का मतलब है वो कौन सी बात है जिस पे हम पिन पॉइंट करेंगे कि ये इंजरी क्या है, ये रिवर्सिबल है। इसका सेल स्वेलिंग, आंसर शुड बी सेल स्वेलिंग। सेल स्वेलिंग इज द हॉलमार्क ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। सेल स्वेलिंग जहां पे भी होगी ना तो हम कहेंगे कि सेल को इंजरी हुई है, कौन सी? रिवर्सिबल। जब भी सेल की नॉर्मल से स्वेलिंग हो जाती है ना, सेल स्वेल अप हो जाता है, तो हम कहेंगे कि भाई सेल अब इस कंडीशन में है कि इसको फिर भी हम दोबारा वापस ला सकते हैं। अब देखिए हॉलमार्क ऑफ इररिवर्सिबल सेल इंजरी, हॉलमार्क ऑफ इररिवर्सिबल सेल इंजरी, इसको लिखो मेम्ब्रेन डैमेज। अगर सेल का मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए, कैन द सेल बैक? नो, इट लीड्स टू सेल डेथ। फिर क्या हो जाएगा फ्यूचर में? सेल डेथ हो जाएगा। तो हॉलमार्क ऑफ इररिवर्सिबल सेल इंजरी इज मेम्ब्रेन डैमेज। इधर से बस ये 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, कि भाई रिवर्सिबल सेल इंजरी की हॉलमार्क क्या होगी और इररिवर्सिबल सेल इंजरी की हॉलमार्क क्या होगी। तो अगर आप लोगों से कोई एक स्टेटमेंट में पूछे क्या रिवर्सिबल सेल इंजरी की हॉलमार्क क्या है, आंसर शुड बी सेल स्वेलिंग। और इररिवर्सिबल सेल इंजरी की हॉलमार्क क्या है? मेम्ब्रेन डैमेज। अब ये मैं प्रूफ कराऊंगा इस तरह में, ये रख देखो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एमसीक्यूज लिख ले और सारे रख देखो। फॉर एग्जांपल ये सेल है इस तरह, दिस इज सेल। ओके, सेल के जनाब हर एक सेल में एक पंप होता है, सोडियम पोटेशियम एंटीबेस पंप इसको कहते हैं। इस पंप का काम ये होता है ना कि इस पंप पे जो है ना सोडियम पोटेशियम इन और आउट करते हैं, इस तरह है ना। इस पंप के जरिए 2 पोटेशियम इन होते हैं 2, और कितने सोडियम आउट होते हैं 3। सोडियम पोटेशियम पंप उसको कहते हैं।
This pump will allow 3 sodium to out and 2 potassium to in. अब क्वेश्चन ये है कि सोडियम भी जो है ना क्या है पॉजिटिव चार्ज है। फॉर एग्जांपल ये सोडियम जो है ना क्या है दैट इज कॉल्ड कैटायन। ये क्या है पॉजिटिव चार्ज आयन को हम क्या कहते हैं कैटायन कहते हैं। अब इस पे कितने चार्ज है एक या दो, इसको मोनोवेलेंट कैटायन कहते हैं। क्या कहते हैं मोनोवेलेंट कैटायन कहते हैं। पोटेशियम पे कितने चार्ज है एक, वो भी मोनोवेलेंट है। दोनों आपस में सेम चार्ज के बंदे हैं। अब हम यहाँ से ऊपर से जो है ना पोटेशियम लेके आएंगे और यहाँ से कौन बाहर लेके जाएंगे सोडियम। तो ये दोनों मूवमेंट मॉलिक्यूल दोनों मूवमेंट करेंगे कि नहीं। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। उसको क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट। ये एक ट्रांसपोर्ट है ना। अब क्वेश्चन ये है ना कि ये एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें दोनों मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में जाते हैं या अपोजिट में। अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट को हम एंटीपोर्ट कहते हैं। ये याद रखना है। क्या कहते हैं एंटीपोर्ट। Antipode is a type of transport in which both molecules are moving in opposite direction. ये लेके चलिए शाबाश। Antipode is a type of transport. Antipode, ANTI है ये हाँ, ठीक है ना। Antipode is a type of transport in which both molecules can move in opposite direction across the membrane. जिसमें दोनों मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन किस डायरेक्शन में जाए अपोजिट डायरेक्शन में, उस ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं एंटीपोर्ट कहते हैं। और अगर एक ट्रांसपोर्ट हम ऐसा, आप लोगों ने रीनल पैथोलॉजी पर रीनल फिजियो पढ़ी है, रीनल सिस्टम पढ़ा है कि नहीं, उसमें ग्लूकोज सोडियम को ट्रांसपोर्ट पढ़े हैं कि नहीं, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल। ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें दोनों मॉलिक्यूल कैसे जाए उसको सेम पोर्ट कहते हैं। बस ये दोनों याद रखना है। There are two types of transport. One is called antipode, one is called sympode. Antipode are that transport in which both molecules are moving in a opposite direction. Sympode are those transport in which both molecules are moving in same direction. समझ आ गई कि नहीं? सोडियम पोटेशियम पंप जो है ना ये एंटीपोड है, ये sympode है, ये एंटीपोड है। यहाँ तक क्लियर है? अभी जरा देखें सोडियम का चार्ज कौन सा है पॉजिटिव, पोटेशियम पे। अब क्वेश्चन ये है कि अगर एक इस तरफ बाहर जा रहा है और एक अंदर, तो जब ये दोनों आपस में आप एक दूसरे का सामना करेंगे तो सिमिलर चार्ज की वजह से एक दूसरे को क्या होना चाहिए रिपेल होना चाहिए। लेकिन ये रिपेल नहीं करते, इसको हम क्रॉस करवा देते हैं। इसका मतलब अगर हम सिमिलर चार्ज पार्टिकल को क्रॉस करवाएंगे तो इस पे एनर्जी लगाएंगे कि नहीं, एनर्जी की जरूरत होगी कि नहीं। एनर्जी के बगैर ये पंप कर सकता है नहीं, लेकिन वो एनर्जी हमें किस शक्ल में मिलेगी एटीपी की शक्ल में। समझ आ रही क्या नहीं। और एटीपी जो है ना एटीपी से काम कौन लेगा एटीपीएज एंजाइम। एटीपीएज इज द एंजाइम व्हिच विल ब्रेक एटीपी। एटीपीएज जो है ना ये क्या करेगा, ये एटीपी को ब्रेक करेगा, उससे एनर्जी हासिल करके इस पंप को मेंटेन रखेगा। समझ आ गई कि नहीं। तो ये पंप एटीपीएस के बगैर काम कर सकता है नहीं, इसलिए इसका नाम है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। ठीक है ना, क्योंकि दोनों देखो सोडियम भी पॉजिटिव चार्ज है और पोटेशियम भी पॉजिटिव। तो अगर ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ जाएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, क्योंकि चार्ज इस पे क्या है सिमिलर है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि इसको हमने क्रॉस करवाना है, तो जब क्रॉस करवाएंगे तो उस पर एनर्जी लगाएंगे कि नहीं, लेकिन एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी एटीपी से, और एटीपी से एनर्जी दिलाने वाला बंदा कौन है एटीपी एंजाइम है। अब क्वेश्चन ये है ना, इधर देखिए फॉर एग्जांपल ये है कि इस पंप को चलाना जरूरी है टू मेंटेन इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है ना, अगर सेल के इनसाइड और आउटसाइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन ना रहे तो सेल काम नहीं कर सकता। This pump maintain electrolyte balance in the cell and outside of the cell. समझ आ रही क्या नहीं। तो इस पंप के होते हुए सोडियम बाहर ज्यादा होगी या अंदर बाहर, क्योंकि तो सोडियम निकाल रहे ना, इसलिए एक्स्ट्रासेल्युलर अबंडेंट जो कैटायन पूछा जाता है पेपर में फिजियोलॉजी में, ईसीएफ आईसीएफ पढ़ा होगा आप लोगों ने, जिसमें इवान ब्लू वीडियो वो चीजें आप लोगों ने पढ़े होंगे। उसमें एक क्वेश्चन आता है कि the most abundant cation outside the cell is sodium and the most abundant cation inside the cell is potassium। समझ आ गई क्या नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि जनाब कितने सोडियम निकलते हैं 3, कितने पोटेशियम लेते हैं 2।
इसका मतलब ज्यादा पॉजिटिव जा रहा है और कम पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब सेल के अंदर कौन सी चार्जेस बढ़ेगी? नेगेटिव। इसका मतलब अगर 3 सोडियम हमने निकाले तो बैलेंस रखने के लिए कितने पोटेशियम होने चाहिए? 3, लेकिन वैसे आधे कितने हैं? 2। इसका मतलब हम एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव लूज कर रहे हैं, इसलिए इस पंप के जरिए ऑल सेल्स इन द बॉडी आर नेगेटिवली चार्ज, इसलिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमेशा -90 -70 होती है। समझ आ रही कि नहीं? जितने भी सेल है ना, इसकी जब हम अब रिएक्शन पोटेंशियल पढ़ाए, जितने भी सेल है ना उसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव? इसका रीजन ये है कि सोडियम पोटेशियम पंप चलता है। समझ आ रही कि नहीं? अब क्वेश्चन ये है कि इस पंप के जरिए सेल के अंदर चार्ज कौन सी? नेगेटिव, और इस पंप की वजह से सेल के इनसाइड और आउटसाइड इलेक्ट्रोलाइट क्या है? ये बैलेंस में है। अब क्वेश्चन ये है ना कि अगर फॉर एग्जांपल ये सोडियम वायर है तो सोडियम हमेशा इसके साथ वाटर होते हैं, क्या होते हैं? वाटर भी होते हैं। अब देखो, हाँ, अब ये वाटर चाहते हैं कि हम सेल के अंदर जाए, लेकिन जब वाटर मॉलिक्यूल सेल में आते हैं तो ये किसके साथ हिट हो जाते हैं? सोडियम। तो सोडियम आउटसाइड द सेल ज्यादा वाटर को अंदर होने नहीं देता। अगर ये वाटर अंदर आ गए तो इट लीड्स टू सेल स्वेलिंग, मसला क्रिएट करेगा। समझ आ रही कि नहीं? तो दिस पंप आल्सो प्रिवेंट सेल स्वेलिंग। ये पंप इनडायरेक्टली सेल स्वेलिंग को भी क्या करता है? बचाता है, क्योंकि अगर ये पंप ना होता तो सोडियम फिर कहां पे रहते? इनसाइड या आउटसाइड? इनसाइड। अगर ये पंप फेल हो जाता तो सोडियम तो अंदर से बाहर जा रहे ना, तो अगर ये पंप काम ना करता तो सोडियम फिर कहां पे रहता? इनसाइड। और वो सेल के अंदर बाहर से क्या खींचता? एंड इट लीड्स टू सेल स्वेलिंग। और जब सेल स्वेल हो जाते हैं वो पानी से भर जाता है, केट माइटोकॉन्ड्रिया और दैट विल लीड टू रिवर्सिबल सेल इंजरी। समझ आ रही है नहीं? अब इधर देखो, पॉइंट ये है ना कि अगर हमने सेल को इंजरी होने से बचाना है, सो वी हैव टू कीप दिस पंप अलाइव। हमने इस पंप को लाइव रखना है। अगर ये पंप जब भी फेल हो जाए तो हमें सेल की क्या करना सामना पड़ेगा? सेल इंजरी, फिर सेल इंजरी की तरफ जाएगा। समझ आ रही है नहीं? तो इस पंप का होना जरूरी है कि नहीं? अगर हेल्दी सेल को मेंटेन रखना है, दिस पंप हैज टू नॉर्मल। इस पंप फेलियर की वजह से सेल की क्या हो सकती है? इंजरी हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। अब इधर देखिए, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यार ये सेल जो है ना ये नॉर्मल बात है। अब हम कहते हैं जनाब ये सेल अंडर क्या है? स्ट्रेस है। ये सेल क्या है? अंडर स्ट्रेस। द स्ट्रेस मोस्ट कॉमन इज हाइपोक्सिया। हम कहते हैं कि इस सेल को ऑक्सीजन डिलीवरी क्या है? कम है। तो अगर सेल को बाहर से ऑक्सीजन नहीं मिलता तो भाई सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो सेल ऑक्सीजन ना होने की वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन होएगी। What is aerobic respiration? Respiration means which is occurring in the presence of oxygen. अगर सेल को ऊपर से ऑक्सीजन मिलती नहीं है तो एरोबिक रेस्पिरेशन कम हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। जब एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगी तो एटीपी प्रोडक्शन क्या होगी? कम होगी, एटीपी डिप्लीशन हो जाएगी। जब एटीपी कम बनेगी एटीपी तो जनाब एटीपी ना होने की वजह से लीड्स टू सोडियम पोटेशियम पंप फेलियर। इस वजह से सोडियम पोटेशियम पंप की क्या हो जाएगी? फेलियर हो जाएगी। जब सोडियम पोटेशियम पंप फेल हो जाएगा ना तो सोडियम विल रिटेन इनसाइड द सेल। सोडियम कहां पे रिटेन करेगा? इनसाइड द सेल। और जब सोडियम इनसाइड द सेल रिटेन करेगा दे विल ड्रैग वाटर एंड इट लीड्स टू सेल स्वेलिंग। और जब सेल स्वेल हो जाएगा तो सेल अपना काम करना छोड़ जाएगा। लेकिन अब भी सेल इतना फूला हुआ है, स्वेल है, लेकिन अभी भी इसका मेम्ब्रेन क्या है? इंटैक्ट है। अभी भी मेम्ब्रेन इसका डैमेज हो नहीं है। तो ऐसा कंडीशन जिसमें पंप फेलियर की वजह से सेल स्वेल अप तो हो जाए लेकिन फिर भी इसका मेम्ब्रेन क्या हो? इंटैक्ट हो, तो हम कहेंगे कि सेल इज अंडरगोइंग इंजरी। सेल के अंदर इंजरी है लेकिन इतनी भी नहीं है कि जिसको हम रिवर्स ना करें। तो इसके सेल स्वेलिंग को हम कहते हैं कि ये कौन सी इंजरी है? समझ आ रही है नहीं? यही पॉइंट आप लोग होना चाहिए। अब देखो मैं 2-3 पॉइंट बता रहा हूँ, कुछ तो हो कॉन्सेप्ट समझ रहे कि नहीं? शाबाश। रिवर्सिबल सेल इंजरी के नीचे लिखो यहाँ पे। एक तो मैंने लिखा कि इसकी हॉलमार्क हम किस पे पहचानेंगे? सेल स्वेलिंग पे। देखो व्हेन देयर इज हाइपोक्सिया, इस तरह लिखो। ये तो बनाओ ना एरोफॉर्म में। हाइपोक्सिया लीड्स टू ब्लॉक या नो एरोबिक रेस्पिरेशन, डिक्रीज एटीपी, मतलब एटीपी लीड्स टू एटीपी डिप्लीशन। ये लिखो पहले, लीड्स टू एटीपी डिप्लीशन। सबसे पहले लिखो है हाइपोक्सिया, लिखो
फिर एरो लगाओ, फिर देखो नो एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होएगी क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन किसकी प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीजन में। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होएगी। तो नो एरोबिक रेस्पिरेशन लीड्स टू एटीपी डिप्लीशन। समझ आ रही कि नहीं? अब इसके नीचे लिखो इट लीड्स टू सोडियम पोटेशियम पंप फेलियर। इस तरह है ना, सोडियम पोटेशियम पंप फेलियर, इसमें से सोडियम पोटेशियम पंप फेलियर हो जाएगा। समझ आ रही कि नहीं? जब सोडियम पोटेशियम पंप फेलियर हो जाएगा ना, तो अब नीचे लिखो, सो इधर फिर लिखो पॉइंट में सोडियम इंट्रासेल्युलरली अक्यूमुलेट या सोडियम इनसाइड द सेल अक्यूमुलेट विद ड्रैग वाटर फ्रॉम द आउटसाइड। यहां तक ये इस तरह चार्ट में लिखो, फिर लिखो सोडियम विल अक्यूमुलेट इनसाइड द सेल, सोडियम अक्यूमुलेट इनसाइड द सेल या बेल्ट इनसाइड द सेल। जो सोडियम ने बाहर जाना था ना, अभी पंप फेल होने की वजह से वो कहां पे रहेगा? इनसाइड द सेल रहेगा। और वो बाहर से क्या ड्रैग करेगा? वाटर ड्रैग करेगा। देखो inside the cell and which drag water from outside and leads to cell swelling। वो किस क्या होगा? सेल स्वेलिंग हो जाएगी। क्लियर है? and that cell swelling is the hallmark of reversible in which cell lead injury। take the water बता दो। Sodium accumulates inside the cell which drag water from outside। सोडियम जो अंदर आएगा ना सिल्क में, वो बाहर से क्या ड्रैग करेगा? वाटर। जितना वो वाटर लाएगा तो उतना सिल्क की क्या हो जाएगी? स्वेलिंग हो जाएगी। और अगर सिल्क के अंदर पानी भर जाए तो कैन सेल परफॉर्म वेल? नो, इट मींस सेल लीड्स टू इंजरी, बट स्टिल इट इज अ टाइप ऑफ इंजरी, रिवर्सिबल सेल इंजरी। क्लियर है? तो लिखो इट लीड्स टू सेल स्वेलिंग। अब यहाँ पे आप लोगों ने एमसीक्यूज में लिखना है, नीचे हेडिंग दे दो चेंजेस अकर, चेंजेस लिखो, चेंजेस दे दो, ये हेडिंग दे दो, चेंजेस हेडिंग दे दो नीचे। अब देखो जो मैं बताता हूँ, रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर चेंजेस कौन कौन सी आ सकती है सेल में, ये लिखें। चेंजेस हेडिंग दे दे, चेंजेस आराम से लिखे, खैर चेंजेस हेडिंग दे दे, लिख लिया। अब सिर्फ पॉइंट लिखे, सोडियम पोटेशियम एटीपेस फेलियर, नंबर 1 चेंज जो आता है सेल में, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप फेलियर, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप फेलियर। जो मैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप फेलियर, पहले क्लियर हुआ ना? ओके। इंक्रीज इंट्रासेल्युलर सोडियम, इंक्रीज इंट्रासेल्युलर सोडियम, सोडियम कहां पे बढ़ गया? सेल के अंदर। सोडियम ड्रैग वाटर, ये सारे चेंजेस है अभी, ये क्वेश्चन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। चौथा लिखे। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, हाँ एक और पॉइंट, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कि नहीं? सेल के अंदर क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर 2 टाइप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये इस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिसाल देखो, ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे क्या पाया जाए? ग्रेन्यूल। these granules are ribosomes, और राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। समझ आ रही कि नहीं? बेटा देखो, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे ग्रेन्यूल्स है राइबोसोम के, उसका काम सेल के लिए क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है। जब सेल के अंदर जो है ना सोडियम पोटेशियम फॉर्म फेल हो जाता है और सोडियम इनसाइड द सेल बाहर से क्या ड्रैग करता है? वाटर। तो इतना सेल स्वेल हो जाता है कि इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या चीज डिटेच होना शुरू हो जाता है? राइबोसोम। और whenever ribosome is detached from rough endoplasmic reticulum, they are not able to produce protein, और प्रोटीन ना होने की वजह से it is further alarming sign for the cell injury। समझ आ रही क्या नहीं?
क्योंकि अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन डिटेच हुए तो प्रोटीन ना होने की वजह से भी सेल को बाहर से ग़िज़ा और कम हो गई, तो फिर भी ये सेल इंजरी का एक बायस है। समझ आ रही क्या नहीं है? तो एक चेंज ये मिलेंगे कि डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक यार समझ आ रही है कि नहीं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम कहते हैं ना कि अगर सेल को बाहर से पानी आ गया ना, सेल स्वेल हो गया, तो इतना पानी भर जाएगा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ग्रेन्यूल्स थे ना वो क्या हो जाएंगे? डिटेच। और अगर ये राइबोसोम के ग्रेन्यूल डिटेच हुए तो दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस फर्दर प्रोटीन, और अगर प्रोटीन सेल को और भी कम पड़ जाएंगे इट लीड टू मोर इंजरी। ये एक चेंज तो है ना। दूसरी चेंज एरोबिक रेस्पिरेशन होती है कि नहीं, क्योंकि ऊपर से क्या नहीं मिल रहा? ऑक्सीजन। सो सेल को तो किसी न किसी तरीके से तो एटीपी मिलती है ना। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा सेल स्विच इनटू एनारोबिक रेस्पिरेशन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है? पायरुवेट मीन लैक्टिक एसिड है, और लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से पीएच ऑफ द सेल बिकम एसिडिक, और जब एसिडिक पीएच होगा तो सेल के अंदर जो प्रोटीन और एंजाइम है दे बिकम डीनेचर। वो क्या हो जाते हैं? डीनेचर, एंड इट लीड्स टू फर्दर इंजरी। क्लियर है कि नहीं? सो एनारोबिक रेस्पिरेशन leads to what? Lactic acidosis, which make the pH acidic or alkaline, which make the pH of acidic and leads to acidic pH की वजह से denaturing of क्या हो जाएगा? प्रोटीन एंड denaturing of protein and enzymes। जो एंजाइम और प्रोटीन है ना उसकी क्या हो जाएगी? डीनेचुरेशन हो जाएगी। और अगर एंजाइम और प्रोटीन अपने नॉर्मल शेप से डीनेचर हो जाएंगे सो कैन द सेल परफॉर्म विद दैट इज अगेन इंजरी। ये भी सेल इंजरी की एक निशानी है। तो देखो एक पंप फेलियर की वजह से कितने मसाइल आए हैं, समझ आ रही है क्या नहीं? दिस इज ड्यू टू सोडियम पोटेशियम एडिपेज पंप फेलियर। क्लियर है? तो यार इन सब चीजों की वजह से जो है ना सेल पूरा का पूरा